अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल CNB सर्विसेज पर। जी तो स्टूडेंट, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लेक्चर 1, 2 और 3 तीनों लेक्चर्स का जो है वो लिंक ऐड कर दूँगा। तो आप प्रॉपर्ली उसको देख लीजिएगा, सो दैट आप जितना आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट बेटर होंगे उतना आप नेक्स्ट अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दें अपने बाकी फ्रेंड्स तक, सो दैट नेक्स्ट आने वाली वीडियोस तक आप प्रॉपर्ली पहुंच सकें। साथ जो प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, सो दैट जो भी नई वीडियो आए उसकी आपको अपडेट मिल जाए। जी तो हम आज स्टार्ट करते हैं आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ डोमेन्स एंड रेंज के बारे में। मैंने उसको प्रॉपर्ली समझाया हुआ था, आप लिंक पर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x है, ठीक है। जस्ट आपने करना क्या, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो उसकी रेंज थी इन्वर्स में वो उसकी डोमेन बन जाएगी, क्योंकि इन्वर्स हो रहा है ना। तो ऑफ कोर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक में उसकी रेंज थी वो डोमेन, और जो डोमेन थी वो ऑलमोस्ट उसकी रेंज बनेगी, पर सारी की सारी रेंज नहीं बनेगी। यानी जो रेंज बनेगी वो उसकी डोमेन में से ही बनेगी, लेकिन वो सारी डोमेन उसकी रेंज नहीं बनेगी। जस्ट आपने ये कंसीडर करना है, ठीक हो गया। डोमेन को तो आपको समझ लग गई कि वो उसकी रेंज उसकी डोमेन बन गई। अब हम बात करते हैं उसकी रेंज की, कि उसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट। तो रेंज हमने ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शंस हैं वो मैक्सिमम हमें कहाँ देता है और मिनिमम हमें कहाँ देता है। हमने जस्ट इस चीज़ को कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट, जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, लेकिन जो साइन 90 होता है उसका आंसर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। और ऐसे साइन 270 का आंसर -1 होता है, और साइन -90 का आंसर भी -1 ही होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हमने रेंज की बात की थी -1 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है -π/2 से π/2। तो जब आप π/2 का -π/2 का इन्वर्स लेंगे तो आपके पास आंसर -1 और 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उस सेंस के अंदर यहाँ पे इसकी रेंज को कोट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। सेम एज इट जब हम कोस की बात करते हैं तो कोस 0 1 होता है और कोस 180 -1 होता है। तो सेम एज इट जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में उसकी जो रेंज थी वो भी 1 और -1 के बिटवीन थी, और यहाँ पे भी इसकी जो रेंज होगी वो 1 और -1 के बिटवीन ही होगी। डोमेन इसकी जो हमने बात की कि ये उसके रेंज के इन्वर्स में होगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक में थी, तो वो हमने एज सच इसको पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हम बात करते हैं y इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ x की। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक में tan x था उसकी जो रेंज थी वो थी रियल नंबर्स। तो इन्वर्स में वो जो रेंज थी वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, उसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। अब हमने इसकी रेंज को चेक करना है, तो जो हमारे पास tan होता था उसकी हम यहाँ पे आके रेंज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे उसकी रेंज थी सारे का सारा रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि tan होता है साइन ओवर कॉज, ठीक है। अगर हमारे पास tan साइन ओवर कॉज है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नीचे कॉज है, कॉज 0 पे तो 1 होता है, लेकिन π/2 पे क्या होता है, वो हमारे पास π/2 पे हमारे पास होता है 0, ठीक है। जो कॉज है वो π/2 पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो रेंज है वो हमारे पास π/2 से क्या होगी, अबव होगी। यानी वो 0 तो नहीं आएगा ना, ऑफ कोर्स बटे में अगर 0 आ गया वो तो अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो रेंज होगी वो कहाँ होगी, वो -π/2 से π/2 तक की होगी। सेम एज इट हम सीकेंड की बात करते हैं, तो जो सीकेंड इन्वर्स है उसकी जो हमारे पास डोमेन आई है वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक सीकेंड की क्या थी, रेंज थी। यानी सीकेंड एक्स की रेंज आपको नज़र आ रही है, सीकेंड एक्स की रेंज है हमारे पास ये, और ये जो सीकेंड एक्स की रेंज आपको नज़र आ रही है ये वहाँ पे क्या बन गई है, यहाँ पे आके उसकी डोमेन बन गई है, ठीक है। वहाँ उसकी रेंज थी, इन्वर्स में आके उसकी डोमेन बन गई है। और ये हमारे पास इसका रेंज का फंक्शन ये है कि हमारे पास जो y होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के दौरान। क्यों, क्योंकि सीकेंड जो हमारे पास होता है वो 1 ओवर कॉज होता है, और जो कॉज होता है वो डिफाइन होता है 0 और पाई के दरमियान में, ना कि π/2। तो π/2 को माइनस कर देंगे और बाकी 0 और पाई हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोसेकेंड होता है हमारे पास 1 ओवर साइन। अब आप चेक कर सकते हैं कि
ट्रिग्नोमेट्रिक जो कोसिकेंट था वहाँ पे उसकी रेंज क्या थी। तो आप देख सकते हैं, ये देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इसकी रेंज आपको नज़र आ रही है, इसकी रेंज है r माइनस इंटू -1 लेस देन y लेस देन 1, और यही चीज़ उसकी डोमेन में आ जाएगी चीज़, ठीक है, r इंटू -1 इंटू -1 यानी -1 से 1 के दौरान में से इसको क्या निकालेंगे, रियल में से इस चीज़ को निकाल देंगे और ये चीज़ इसकी डोमेन बन जाएगी। और कोसिकेंट होता है 1 ओवर आपके पास साइन, तो आपके पास जो साइन होता है डिफाइन होता है π/2 और -π/2 पे, 0 पे साइन डिफाइन नहीं होता क्योंकि साइन 0 का आंसर 0 हो जाता है, इस वजह से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कोट इनवर्स की जो डोमेन है, बेसिकली जो कोट की रेंज थी वो कोट इनवर्स की बन गई डोमेन। कोट की आप रेंज दे सकते हैं रियल है, वह ये कोट इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। और बाकी हमारे पास डिफाइन होता है कॉज ओवर साइन, तो हमने साइन क्या देख लेना आता है, साइन 0 का आंसर कितना होता है 0 और साइन 180 का आंसर भी 0, तो ये इसकी रेंज बन जाएगी। आपने इसका कोट का और कोटेंजेंट का इस तरह आपने माइंड सेट बना लेना है, ठीक हो गया, क्योंकि tan के अंदर होता है साइन ओवर कॉज, तो कॉज π/2 पे आंसर होता है 0 और कॉज -π/2 पे भी आंसर होता है 0 और साइन 0 पे भी आंसर होता है 0 और साइन π पे भी आंसर होता है 0, यानी जो डिनोमिनेटर में आंसर 0 दे रहे हैं वो उसकी क्या बन जाएगी, इनवर्स के अंदर रेंज बन जाएगी। होप सो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जी जो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एक्सप्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट बेसिकल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन हमारे पास होते हैं जो कि प्रॉपर, यानी जिसमें हम x और y की टर्म को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ अलग अलग कर सकते हैं, यानी x वाली टर्म्स अलग हो सकती हैं और y वाली टर्म्स अलग हो सकती हैं। एक ऐसे फंक्शन जिसमें x और y वाली टर्म्स अलग हो सकती हैं वो बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। इफ़ y इज़ इजीली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x देन y इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसी चीज़ को उसने डिफाइन किया हो नीचे, उसने ऐसा हमें एक एग्जाम्पल दे दी है, y को आप अलग लिख सकते हैं एंड x वाली टर्म्स को अलग लिख सकते हैं, यानी दोनों आप सेपरेट लिख सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली वो वाला फंक्शन होता है जहाँ पर x और y आपस में इस तरह मिक्स अप होते हैं कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी वहाँ से आप ना x को फाइंड आउट कर सकते हैं और ना y को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे मिक्स्ड फंक्शन जो होते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास x² + xy + y² = 2 नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अगर आप x और यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप y² को दूसरी साइड पर ले जाएं और इन दोनों में से आप कॉमन ले लें x को, बाकी आपके पास रह जाएगा, क्या रह जाएगा, x + y, ठीक है। तो फिर भी आपके पास x इन टर्म ऑफ y नहीं मिलेगा और y इन टर्म ऑफ x नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है ये मिक्सअप फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जो आपस में मिक्सअप होते हैं, जो सेपरेट नहीं हो सकते, वो बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। जी तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पैरामीट्रिक फंक्शन की तरफ। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन आपके लिए चैप्टर नंबर 4 के अंदर और ज़्यादातर चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये यूज़ होगा। पैरामीट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट नस्ट के एंटी टेस्ट के लिए, यानी NET 1 के लिए और NET 2 और ऑफ कोर्स NET 3 के लिए, क्योंकि 80 मार्क्स की जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है नस्ट के NET में, ठीक है। तो उसमें जो मोस्ट ज़्यादा मार्क्स के आते हैं वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 आते हैं सेकंड ईयर के। तो इसलिए आपको उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें बेसिक से चीज़ें समझनी होंगी। जब तक आपकी बेसिक से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तकरीबन इसकी कुछ टाइप्स हैं पैरामीट्रिक्स की। सबसे पहले हमारे पास टाइप ये है कि अगर हमारे पास पैराबोलिक हो, यानी अगर तो फंक्शन हमारे पास पैराबोलिक है तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी। अगर हमारे पास पैराबोलिक फंक्शन हो तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी, आपने याद कर लेनी है स्टूडेंट, x = 80² और y = 280। आप जस्ट अपने माइंड सेट करने के लिए ऐसे भी से याद कर सकते हैं कि अगर x = 80² है तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो उसका y बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर 80² का डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर आता है 280, तो वही इसका y पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो ये पैराबोलिक के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कल की। अगर सर्कल हमारे पास हो y² = 4a, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x = a cos t एंड y = a sin t, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट ऐसे कंसेप्ट बना सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई ऑथेंटिक जिसे कहते हैं ना कंसेप्ट हो के यही चीज़ होनी है, वो चीज़ नहीं है। जस्ट अपने माइंड में चीज़ें याद करने के लिए कुछ हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो वो ये ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप y का जो डेरिवेटिव a sin t इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a cos t इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की, जो कि x² + y² = a² के लिए यूज़ हो रही है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में। जी तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। अगर आप एलिप्स की बात करें तो एलिप्स की जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास होती है एलिप्स की जनरल इक्वेशन, ठीक है। इसके कुछ मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं, वो आप अभी नहीं करें क्योंकि अभी आपके लिए वो चीज़ें ऐसा आसान नहीं है, मुश्किल बन जाएगी। जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे तो वहाँ मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा मेजर और माइनर एक्सिस कौन कौन सी होती है, ठीक है। अभी तक जस्ट आप इसकी जनरल जो इक्वेशंस की फॉर्म है वो आप याद कर लें कि ये एलिप्स की होती है, और नेक्स्ट आप हाइपरबोला की भी याद कर लें। यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, जस्ट ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है जनरल फॉर्म में। लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ए कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा है। इसकी हाइपरबोला की जो होती है हमारे पास वो एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन जनरल फॉर्म में इसका जस्ट माइनर सा डिफरेंस है, वो प्लस एंड माइनर का, ठीक है, वो आपने याद कर लेना है। जी तो स्टूडेंट आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1, जिसके हम हर पार्ट हर क्वेश्चन करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ से किसी पॉइंट की समझ नहीं लगेगी तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट और साथ में जो आपके पास बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें, सो दैट नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है अभी लॉकडाउन की वजह से मे बी कोई आइडिया नहीं है कब एजुकेशन सिस्टम आपका स्टार्ट होता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया ये एंट्री टेस्ट लाजमी होगा। एंट्री टेस्ट कभी किसी सूरत भी पोस्टपोन नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ एंट्री टेस्ट के बेस पर ही होगा, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर पास कर ली, सेकंड ईयर वाले प्रमोट हो गए, ठीक है, 9th वाले प्रमोट हो गए, तकरीबन जो 4 साल का बैच है ये प्रमोट हो गया, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है बगैर इंटरेस्ट के आपको नहीं होगा, सो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप अभी से उस चीज़ को प्रिपेयर करें। घर में बैठे हुए ऑलमोस्ट हर बंदे ने पैकेज लगाया हुआ होता है इंटरनेट का, तो आप बजाय ये कि बाकी चीज़ें देखें, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।